हेलो दोस्तों। तो हमारा पहले पहले वीडियो में हमने बताया था आपको वैज्ञानिक संकल्पना। वैज्ञानिक संकल्पना वैज्ञानिक संकल्पना को हमने दो भागों में विभक्त किया था। पहला था अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा था द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना का मीन्स है हमारे ग्रहों का निर्माण एक ही तारे या पदार्थों कणों से हुई है, जबकि द्वैतिक संकल्पना में हमारे ग्रहों का निर्माण एक न बल्कि कई तारों के संयोग से हुआ है। एक न बल्कि कई तारों से हुई है। तो दोस्तों, आज हम अद्वैतवादी संकल्पना में इमैनुअल कांट महोदय की वायु राशि परिकल्पना का प्रतिपादन करेंगे। वायु राशि परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कांट महोदय द्वारा वायु राशि परिकल्पना के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पहले अध्ययन कर लें। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट महोदय ने 1955 ईस्वी में वायु राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित था। प्रारंभ में कांट महोदय के वायु राशि परिकल्पना का बहुत ही सराहना हुई, बहुत ही बड़ाई हुई, लेकिन बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया था। प्रस्तुत परिकल्पना कांट के कल्पित तथ्यों पर आधारित है। जो परिकल्पना है ये इमैनुअल कांट के कल्पित तथ्यों पर आधारित है। सर्वप्रथम इमैनुअल कांट महोदय मान लेते हैं कि ब्रह्मांड है, इसमें कुछ ठोस पदार्थ हैं, एक गतिहीन है, शीतल हैं, फिर वे कहते हैं इनमें आपसी आकर्षण के कारण ये पदार्थ एक दूसरे से टकराने लगते हैं। टकराने के कारण इनमें गति उत्पन्न हो जाती है।
गति और टकराने के कारण गति के साथ ही इनमें ताप भी उत्पन्न हो जाता है, ताप भी बढ़ने लगता है, गति भी बढ़ने लगता है। और जो पदार्थ पहले ठोस अवस्था में थीं, कठोर थीं, गतिहीन थीं, शीतल थीं, अब वे पदार्थ गति उन पदार्थों का गति भी बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ रहा है और आकार भी बढ़ रहा है। देखते ही देखते एक कठोर पदार्थ और गतिहीन और शीतल जो पदार्थ थे वह वायु राशि में परावर्तित हो जाते हैं। वायु राशि का मतलब होता है गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। जैसे जैसे इनके आकार में वृद्धि होता है वैसे वैसे इनका गति भी बढ़ता है। आकार में वृद्धि होता है और गति में भी वृद्धि होता है और ताप में भी वृद्धि होता है। और यह एक नीहारिका का रूप धारण कर लेती हैं। नीहारिका का रूप धारण कर लेती हैं जब इनके चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगाते हैं तो इनके बीच में केंद्र पसारी बल के कारण बीच में तनाव उत्पन्न होता है। केंद्र पसारी के कारण बीच के भाग में, केंद्र पसारी बल का मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, बीच में उभार आता है। उभार के साथ ही इनकी गति में भी वृद्धि और आकार में भी वृद्धि होती है और देखते ही देखते बीच से 9 गोले छल्ले बाहर की ओर आ जाते हैं। 9 गोले छल्ले बाहर की ओर आ जाते हैं और जब ये छल्ले नीहारिका से निकले हुए ये छल्ले जब एक स्थान पर शीतल हो जाते हैं तो यह नवग्रह का रूप धारण कर लेते हैं और जो नीहारिका का अवशिष्ट भाग बचा होता है वही हमारा सूर्य होता है। इमैनुअल कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्र पसारी बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल के कारण हुई है। जो 9 छल्लों थे वह नवग्रह और जो नीहारिका का शेष भाग बचा था वह हमारा सूर्य हो जाता है। मूल्यांकन। सर्वप्रथम इमैनुअल कांट महोदय पर यह आरोप लगाया गया कि कणों की आपसी टकराव, जो हमारे कण थे इनकी आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं होगा। ये नियम के विरुद्ध है। लेकिन कांट महोदय ने बताया था कि जो ब्रह्मांड में पदार्थ हैं वे एक आकर्षण शक्ति के कारण एक दूसरे से टकराने लगे और दूसरा कांट की धारणा कि नीहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती है। कांट महोदय ने बताया था कि जैसे जैसे हमारे नीहारिका का आकार बढ़ता गया उसी प्रकार इसकी गति भी बढ़ती गई।
जो कि नियम के विरुद्ध है। नियम कहता है कि यदि आकार बढ़ेगा तो गति घटेगा, यदि गति बढ़ेगा तो आकार घटेगा। कांट की परिकल्पना का महत्व इस बात में है कि उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास करके आगे आने वाले विद्वानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह परिकल्पना आगे चल के लाप्लास की न्यायिका की आधारशिला बनी।